तो हिंदी कंपलसरी में हम लोग जो है आप लोगों की ये किताब पढ़ रहे थे, कथा दर्पण, है ना। और इस पार्ट के अंदर जो आपकी कहानियाँ निर्धारित हैं, एक एक करके हम लोग उनको पूरा कर रहे थे। पिछले व्याख्यानों में अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट अपने पूरे कर लिए हैं, उसमें मनोवृत्ति की कहानी प्रेमचंद की हम लोगों ने पूरी की, व्रतभंग कहानी जयशंकर प्रसाद की हम लोगों ने पूरी की, प्रलय की रात्रि सुदर्शन की वो भी हम लोगों ने पूरी की। अब अगली कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार की इनाम कहानी है, पृष्ठ संख्या 40। जैनेन्द्र कुमार जो हैं वो हिंदी के एक ऐसे लेखक माने जाते हैं जो मनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जो व्यवहार होता है उसमें मनोविज्ञान कितना प्रभावी होता है, इसको लेके जैनेन्द्र कुमार ज़्यादा लिखते हैं। और वो उनकी कहानियाँ आप देखोगे तो उनकी कहानियों में आपको संवाद शैली ज़्यादा मिलेगी। मतलब किसी ने कुछ कहा, फिर तुमने एक पात्र कुछ कह रहा है, फिर दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, तो ये जो संवाद शैली होती है ये जैनेन्द्र के यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। पृष्ठ संख्या 40 पर कथाकार जैनेन्द्र का इन्होंने परिचय दिया है, आप लोग देखिए। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंद लाल था। जैनेन्द्र कुमार का नाम क्या था? आनंद लाल, है ना। ये प्रश्न आनंदी लाल। आपसे ये एक वाक्य का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? आनंदी लाल। जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानियाँ हैं। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान विशेष है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप में मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वे बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए यहाँ ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ते भी गए, परंतु वहाँ से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हुआ। मतलब 2 जनवरी 1905 जैनेन्द्र कुमार की जन्म तिथि है और 24 दिसंबर 1988 को उनकी मृत्यु हुई। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें उपन्यास परख 1929 में, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953 और जयवर्धन 1956। इस तरह ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसी तरह आपके प्रमुख जो आपके जो प्रमुख कहानी संग्रह रहे उनमें फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधि तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भागों में ये उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपका निबंध साहित्य है, अनुदित ग्रंथ हैं और आपको जो पुरस्कार मिले हैं उनकी चर्चा है, जिसमें से सबसे प्रमुख है 1971 में पद्म भूषण सम्मान, 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको, मतलब 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1971 में आपको पद्म भूषण सम्मान भी मिला। ये दोनों सम्मान जो है आपको प्राप्त हुए। तो ये हम लोगों ने जैनेन्द्र के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त की। अटेंडेंस शीट ले लो। ये जैनेन्द्र के बारे में हम लोगों ने बुनियादी जानकारी प्राप्त की। अब हम सीधे सीधे उस कहानी पे आते हैं जो जैनेन्द्र की कहानी हमको पढ़नी है, और कहानी क्या है? इनाम। और जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कहानियों की 2 विशेषता रही है कि वो संवाद शैली में ज़्यादा रहती हैं, कम्युनिकेशन अधिक रहता है। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, फिर वो कुछ कहता है, तो उनकी कहानियाँ संवाद शैली में आगे बढ़ती हैं। और मनोवैज्ञानिक धरातल होता है, मतलब उसमें पात्रों के मनोविज्ञान को ज़्यादा टटोला जाता है। तो जैनेन्द्र की कहानियों में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं।
आप देखें कहानी, मैं कहानी का वाचन करता हूँ। कस्बे के हाई स्कूल के अहाते में लड़के इधर से उधर घूम रहे हैं। चहल पहल है, उत्साह है, क्योंकि नतीजा निकलने वाला है। नतीजा मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। देरी सही नहीं जा रही और कमरों के अंदर बैठे बड़े मास्टर लोग मानो खास इसलिए देर लगा रहे हैं। आखिर नतीजा निकला। चपरासी के लिए मुश्किल हुई कि वह कागज़ की बोर्ड पर कैसे चिपकाए। छीन झपट खींचतान में पता न चला कि चपरासी बचेगा कि नहीं, लेकिन चपरासी की मौत न आई और कागज़ भी साबुत रहा। लड़के नतीजा देखते, जरा गौर से देखते, देखकर फिर लौट जाते। ऐसे क्रमशः हल्ला गुल्ला कम हुआ और तब अलग थलग सा खड़ा एक लड़का, कठिनाई से 10 बरस का होगा, धीमे से आगे बढ़ा और बोर्ड के सामने आ खड़ा हुआ। उसने स्थिरता से कागज़ देखा। अपने नाम के आगे के मार्क्स देखने के साथ उसने आसपास के नाम देखे। वह कुछ देख मानो वहाँ जमा खड़ा रहा, फिर हटा और धीमी चाल से चल दिया। उसका नाम क्या था उस लड़के का? धनंजय। धनंजय इस कहानी का जो है पहला पात्र है, जिसकी कि जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पे चर्चा की। इस नतीजे ने बताया कि वह 7वें में अव्वल आया है और 8वें दर्जे में चढ़ा है। मतलब 7वीं कक्षा उसने पास कर ली है अच्छे से और 8वीं कक्षा में जा रहा है। धनंजय तेज चाल से चलता हुआ घर आया और कहा, अम्मा मैं पास हो गया हूँ। उसकी माँ काम में लगी थी और अनमनी थी। वह ऐसे ही रहा करती है। एक बार तो उसने जैसे सुना नहीं। हठात अपने उत्साह को उठाते हुए धनंजय ने कहा, हाँ माँ, और अव्वल हूँ अपनी सारी क्लास में। अव्वल मतलब फर्स्ट, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, और मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मुझे मिले हैं। पर माँ में उत्साह नहीं था। उसने कहा, अच्छा, और अपने हाथ काम से वह खींच न सकी। धनंजय ठिठका सा हो रहा, जैसे उसका अव्वल आना सही न हो या उसका खुश होना गलत हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं माँ को इतनी बड़ी सूचना दे रहा हूँ कि मैं पास हो गया, क्लास में फर्स्ट आया, लेकिन माँ कोई उत्साह नहीं दिखा रही। तो कहीं मेरा पास होना गलत है या फर्स्ट आना गलत है, ऐसा उसके मन में सवाल उठने लगता है। सहसा कुछ याद करके माँ ने कहा, तो ले कुछ खा ले, सवेरे ही चला गया बिना कुछ खाए पीने, सुना ही नहीं। हाँ तो अब आया है 9 बजे। धनंजय ने पूछा, पिताजी गए? मैं क्या जानूँ, गए होंगे। ऐसा किसने जवाब दिया? माँ ने। धनंजय उत्तर के स्वर पर अस्त होने लगा, लेकिन फर्स्ट आना छोटी बात न थी। बोला, जल्दी चले गए आज। मैं तो आया था कि ... मतलब मैं तो ये चाहता था कि वो भी होते तो मैं उनको ये सूचना देता कि उनका बेटा कक्षा में अव्वल आया है, प्रथम आया। माँ ने कहा, हाँ, निहाल करके रख देते वह तो, ले बैठ। धनंजय को बात समझ न आई, पर आए रोज़ ये देखता है और समझने की चेष्टा छोड़ चुका है। ऐसे अनसमझे ही समझदार होता जा रहा है। माँ की झिड़की पर वह चुपचाप हो बैठा और जो उसके सामने खाने को रख दिया गया खाने लगा। खाते खाते हठात वह अनमनस्क हो गया। दर्जे में पहले नंबर आना और कुल 10 वर्ष की अवस्था में 8वें में चढ़ जाना, इन सब कारगुजारी की बहादुरी और खुशी उसमें लुप्त हो गई। उसे अजब सा लगाया। उसे अपने बाप के प्रति सहानुभूति हुई। उसके मन में चित्र उठाया कि कैसे जल्दी में कोट डालकर छतरी लेकर खींचे से पिताजी दफ्तर के लिए चल पड़े होंगे। वह खाता रहा और अपने पिता को जाते हुए देखता रहा। सहसा उस सूने में उसे पिताजी मिट गए और उस जगह पर माताजी आ गई। बोली, और लेगा? नहीं। तो अच्छा बैठ के अब पढ़, बाहर आना जाना नहीं कहीं, जो ऊधम मचाने निकल जाए। बालक ने सुन लिया और एक क्षण को माँ की ओर देखता रहा, आंखें नीचे की। कर्तव्यपूर्वक खाने के बर्तनों को सामने से उठाया और उन्हें यथास्थान रखने को बढ़ा। माँ देखती रही। यह लड़का उसकी समझ से बाहर हुआ जा रहा है। कभी लड़के जैसा रहता ही नहीं, मानो एकदम सयाना बुजुर्ग हो। तब वह डर आती है, जैसे अपने पर पछतावा हो, और उस समय उस बुजुर्ग से बात छेड़ने का कोई उपाय भी न रह जाता। उसमें सहसा मातृभावना उमड़ती है,
पर उसे प्रकाशन का कोई अवकाश नहीं मिल पाता। परिणामतः उठी सहानुभूति रोष बन आती है। माँ एकाएक बोली, क्यों मेरे हाथ टूट गए हैं क्या कि लाडली साहब बर्तन उठाकर चले? सुन ले, यह मेरे यहाँ नहीं चलेगा, ये नखरे दिखाना अपने बाप को। कहने का मतलब बच्चा खाना खाने के बाद बर्तन उठा के रख देता है, लेकिन माँ की ममता है, वो नहीं चाहती कि वो बच्चा इस तरह का काम करे, लेकिन अब सहानुभूतिपूर्वक नहीं कर रही है, गुस्से में कर रही है। ये सब अपने बाप को दिखाना कि तुम बड़े काबिल हो, बड़े अच्छे हो, खाने के बाद बर्तन उठा के रख देते हो, मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही हैं कि तू मेरा लड़का है, मैं माँ हूँ, तूने खा लिया, तू उठ जा, है ना, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि बुज़ुर्गों की तरह, बड़े लोगों की तरह व्यवहार करे। एक बच्चे को बच्चे की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। और ये होता है, एक लालसा होती है। मुझे याद है मैं झांसी गया था, मेरे एक रिलेटिव हैं, तो नानी लगती हैं मेरी, तो यहाँ पे रहते हुए हम लोगों को आदत है ग्लास का पानी ऊपर से हम लोग पी लेते हैं ताकि ग्लास जूठा ना हो। तो मैंने घर में ऐसे रखा था पानी, मैंने लिया और ऊपर से पी लिया और थोड़ा इधर उधर मैं करने लगा, फिर आया तो देखा नानी रो रही है बैठ के। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा क्या हुआ नानी? तो कहती हैं, मतलब भोजपुरी में कहती हैं, अरे बेटा मैं बर्तन मांज के पोंछ के अच्छे से रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब आएँ, उसे जूठा करें, गंदा करें, नानी नानी बोलें, और तुम लोग जूठा ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरे होने का क्या अर्थ है? तो आदमी कितना इमोशनल हो जाता है। तो उसी तरह उस माँ के भी इमोशंस हैं कि वो कह रहे कि तू बेटा है ना, तूने खा लिया, तू उठ जा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो गुस्से में कह रही है क्योंकि वो इतनी ममता नहीं दिखा पा रही है, और वो कहती है कि ये सारे नखरे किसको दिखाना? अपने पिताजी को। और ये भी कहती कि क्या मेरे हाथ टूट गए हैं? कहने का मतलब मैं हूँ ना, तो मैं ये सब कर लूँगी, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने का लहजा अलग है। बालक धीर गंभीर अपने बर्तन रखकर लौटा, तौलिए से मुंह पोंछा और बिना एक शब्द बोले छोटी सी मेज के पास पड़ी कुर्सी पर ऐसे आन बैठा जैसे कुछ हुआ न हो। माँ के लिए कुछ न रहा। बालक पर फूटती तो कैसे, अपने को ही झिझोड़ती तो कैसे। इससे खींच हुई वह वहाँ से अलग चली गई और जाकर काया को एकदम काम में झोंक दिया। काया मतलब शरीर, मतलब दूसरे कामों में अपने आप को व्यस्त कर दिया। वेग से वह काम में जुट गई। उसके पास एक यही उपाय है, काम काम काम। ऐसे अपने मन का एक पता लेने की उसे ज़रूरत नहीं, मानो बाहर सब सुन्न हो आता है और वह खुद काम में फंसकर शांत बनी रहती है। काम के बीच में उसने सुना धनंजय कह रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुनकर माँ की हठीली शांति में एकदम आग लग गई। दहाड़ कर बोली, नहीं। पर बालक मानो बहरा हो, उसने सुना ही न हो। वह द्वार की ओर बढ़ता है, तभी बिजली की तेज़ी से माँ ने लपक कर उसे बाँह से पकड़ा। कहा, जाता कहाँ है? आज तेरी हड्डी पसली तोड़कर रख दूँगी। कि जब मना किया कि चुपचाप घर में रहो, तो कहाँ जा रहे हो? और आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूँगी। बालक ने प्रतिरोध नहीं किया, माँ ने भी मारा नहीं। खींचते हुए उससे अंदर ले जाकर खाट पर पटक दिया और कहा, मुझे तूने क्या समझ रखा है? मैं घर की कहारन हूँ? एक बार जब कह दिया कि बाहर नहीं जाना है तो तुझे हिम्मत कैसे हुई उठने की? खाट पर स्वस्थ भाव से नीचे लटके पैरों को हिलाते हुए बालक ने कहा, मुझे काम है। काम है? माँ ने कहा, बताऊँ अभी तुझे काम है? कहने का मतलब 2 झापड़ मारूँ, तेरा सारा काम निकल जाएगा। लेकिन अपनी धमकी से माँ को संतोष न हुआ, कारण बालक सामने पूरी तरह स्वस्थ और सौम्य मालूम होता था। उसकी देह को रोष का आवेग प्रचंड रूप से झकझोर गया। विषम में यही था कि वह खड़ी कैसे रह सकी। बालक किंचित मुस्कुराकर शांत भाव से बोला, अव्वल आने की सबको मिठाई देनी है, पिताजी ने कहा था। फिर माँ कहती है, पिताजी ने कहा था? आए बड़े पिताजी मिठाई खिलाएंगे। घर वालों को पहले रोटी तो खिला लो, यूँ बस लुटाना आता है? नहीं, कोई नहीं, बैठ यहीं कोने में और अपना काम देख। बालक चुपचाप पैर लटकाए बैठा माँ को देखता रहा, बोला नहीं। माँ क्षण भर उसे देखती रही। वह अपने को समझ न पा रही थी। इस लड़के पर उसे गर्व था। यह दुनिया में उसी का बेटा है, उसका अपना बेटा है, अव्वल आया है, आएगा क्यों नहीं, मेरा जो बेटा है। बोली, खबरदार जो हिला टांग तोड़कर रख दूंगी, जो कुछ समझता हो। कहकर वह कमरे से बाहर होने को मुड़ी कि डग बढ़ता बढ़ता रुका रह गया।
एक बिजली सी भीतर कौन गई, वह ठिठकी, उसकी आंखें फैली, पूछा सच बता वहीं जा रहा था। मतलब माँ फिर पूछ रही कि सच सच बता वहीं जा रहा था। कहने का मतलब वो भी चाहती है कि बच्चा जाए, लेकिन सीधे सीधे नहीं, पहले तो मना कर दिया, और जब मना करने पे बच्चा लेटा है, पैर नीचे लटकाए, अब जान रही है कि भाई मेरा बेटा है, आज फर्स्ट आया है, सबको मिठाई भी खिलाना चाह रहा है, तो अब परमिशन कैसे दे रही है। तो फिर पहले सवाल करिए सच सच बता मिठाई खिलाने जा रहा है, तो अब बच्चा बोल देगा हाँ, तो बोलेगी अच्छा जा, दूसरा काम नहीं करना, नहीं तो टांग तोड़ दूँ। बालक जैसे प्रश्न को समझ न सका, वह विषम में चुप रहा। बोली सब समझती हूँ, वहीं जा रहा होगा, अब गए होंगे चुपके से कि आने दो अब की उन्हें, है ना। वो फिर पिताजी को तकादा करने लगी। बालक चुप रहा। तो ये कहानी थोड़ी बड़ी है, बेल हो गई है, हम लोग पूरी कहानी कल पूरी करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कह रहा था कि जैनेंद्र कुमार की कहानियों में ना संवाद होता है। अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी में कैसे बढ़ रही है, संवाद के माध्यम से, बेटे और माँ के संवाद के माध्यम से, और उस संवाद में उनका मनोविज्ञान दिख रहा है कि माँ का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के पीछे उनकी मानोवैज्ञानिक दशा का आप आकलन कर सकते हो, और वैसी ही दशा का आकलन बच्चे का भी हो सकता है। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लेखक माने जाते हैं। तो जैनेंद्र की कहानियों में ये आपको खूब दिखाई देगा। हम लोग ये कहानी कल पूरी करेंगे, और उसके बाद मैं पूरी कहानी की आप लोगों के साथ विवेचना करूँगा, इसकी विशेषता और इसकी सीमाओं पे हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। ठीक है।